नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। बिहार में चुनावों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग और ज्ञानेश गुप्ता जी अब बिहार पहुंच गए हैं और वहां राजनीतिक पार्टियों से वो बातचीत कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर के ज्ञानेश गुप्ता जी की अगुवाई वाला चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर लिस्ट को एक तरीके से फिर से बना रहा था, उस दौरान जो जो टारगेट या लक्ष्य या मकसद गिनाए गए कि हम ये करना चाहते हैं, बिहार की वोटर लिस्ट को शुद्ध करना चाहते हैं, क्या वैसा हो पाया? क्या बिहार की वोटर लिस्ट में अब कोई सवाल नहीं है या फिर अब भी गड़बड़ियां हैं और चुनाव आयोग से इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए? विपक्ष किन सवालों की बात कर रहा है और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं? बहुत सारे लोग इन सवालों पर बात कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड भी इस पर बात कर रहा है। अगर आप नेशनल हेराल्ड का नया इशू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जरूरी सवाल हैं जिस पर जनता को और विपक्ष को भी जवाब चाहिए चुनाव आयोग से। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव हो, राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाएं और चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करे, तो सबसे पहले ये सवाल पूछा जाए कि क्या चुनाव आयोग एक साफ सुथरी और शुद्ध वोटर लिस्ट बना पाया? और हमारा मकसद ये भी है कि जब बिहार में लोकतंत्र का फैसला हो, जनतंत्र अपना डिसीजन दे, तब भी इस बात को ध्यान में रखा जाए कि चुनाव आयोग ने अपना काम कैसे किया। हमारे साथ उत्तम सेन गुप्ता सर हैं और हम उनसे इन सवालों को समझेंगे कि अब भी किन सवालों के जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिले और विपक्ष कौन-कौन से सवाल गिना रहा है। स्वागत है सर आपका और मैं आपकी शुरुआती टिप्पणी चाहूँगा। नमस्कार। नमस्कार। नंदलाल जी, आज आपने जैसा कहा कि चुनाव आयुक्त पटने में हैं और वो अलग-अलग राजनीतिक दलों से मिलने वाले भी हैं और राजनीतिक दल जो है बहुत सारे सवाल उठाएँगे। ये अभी तक साफ नहीं है कि वो केवल अलग-अलग मिलेंगे राजनीतिक दलों से या एक साथ मिलेंगे। ये भी साफ नहीं है कि उनसे मिलने के बाद कुछ सवालों का जवाब जो है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से बाकी लोगों को भी बताएंगे या नहीं बताएंगे, तो इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन आज और कल जो भी एक्सरसाइज चुनाव आयुक्त करते हैं या चुनाव आयोग करता है, उसके इतर भी बहुत सारे सवाल हैं वो एसआईआर के बारे में, जिसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने उसको साफ नहीं किया है। तो हमें उम्मीद है कि भई अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में ये चीज़ें जो हैं और साफ होंगी। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि भई ये जो एसआईआर है या गहन क्या बोलते हैं आप, पुनरीक्षण पुनरीक्षण जो है, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है, ये पहले जो है 2003 में एक बार किया गया था, ऐसा इनका दावा है बिहार में। वो भी बिहार में ही हुआ। देश के किसी और राज्य में इस तरह का गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ वहाँ पे। हर एक साल हम जानते हैं कि पुनरीक्षण होती है और हर एक साल जनवरी में एक लिस्ट निकालते हैं, क्योंकि लोग मरते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, तो इसलिए वो बदलाव होता रहता है वहाँ पे। जनवरी 2025 में भी ये हुआ और उसमें तकरीबन 7 करोड़ 7.89 करोड़ जो हैं वो जी, वोटर्स जी। जो हैं उनको जी। लिस्ट में लाया गया वहाँ पे। सवाल ये है कि अचानक 6 महीने के बाद चुनाव आयोग को क्यों ये महसूस हुआ कि भाई एसआईआर की ज़रूरत है और ये 7.89 करोड़ का जो आंकड़ा है, जो वोटर्स हैं, वो भरोसेमंद नहीं है और उसमें जो है बहुत सारी गलतियाँ हैं। हाँ, ये उनको कैसे एहसास हुआ? किसी ने एहसास कराया, किसी ने शिकायत करी या उन्होंने अपनी ही जाँच में उनको मिला वहाँ पे? क्या हुआ? इसका कोई खुलासा आज तक नहीं हुआ है। हाँ, दूसरी बात ये है कि माफ़ कीजिएगा, चुनाव आयोग यही कहता रहा कि ये उनका विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है, वो जब भी चाहें एसआईआर कर सकते हैं, जो सही है कि उनको ये अधिकार है।
लेकिन उनको क्यों ये एहसास हुआ, किन कारणों से उनको लगा कि भई ये करना ज़रूरी है, किन कारणों से वो ये लगा कि भई ये जो आंकड़ा है वो सही नहीं है और उसमें बहुत सारा घाल-मेल है और बहुत सारे जो है घुसपैठिए आ गए हैं और बहुत सारे फेक वोटर्स जो हैं उनका नाम है उसमें। तो ये वो बताने की स्थिति में अभी तक नहीं है और उसको भी उन्होंने बहुत साफ नहीं किया है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने ये मान लिया कि जनवरी का जो स्पेशल रिवीजन था, वो जो है वो फ्लॉलेस नहीं था, वो प्योर नहीं था, वो शुद्ध नहीं था, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थीं। अगर आपने ये मान लिया, लेकिन फिर भी आप भरोसा उन्हीं लोगों पर किया जिन लोगों ने वो स्पेशल रिवीजन किया था और उन्हीं लोगों के भरोसे आपने एसआईआर शुरू किया और 1 महीने के अंदर जो है आपने ये जोखिम उठाया कि आप जो है पूरा का पूरा वोटर्स लिस्ट जो है नए सिरे से आप बनाएँगे। ये भी बात समझ में नहीं आती है कि जो साल भर के एक्सरसाइज़ के बाद आपने जिसको बनाया और उसको आपने नकार दिया ये कह के कि साहब ये शुद्ध नहीं है और उन्हीं लोगों के भरोसे आप एक ऐसा एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं जो उससे भी ज़्यादा कठिन है और वो भी आप 1 महीने के अंदर जो है वो करने का इरादा आपने बना लिया। तो इतनी हड़बड़ी क्यों हुई? क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे? ये भी उन्होंने ना तो सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है और ना बाहर उन्होंने कुछ बताया है। उनका बस यही कहना था कि भई ये हमारा अधिकार है, हम कभी भी चाहें तो हम ये कर सकते हैं और इसका एक कोई कैफ़ियत देना या एक्सप्लेनेशन देना हमारा काम नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव जो होता है वो चुनाव लोगों के लिए होता है, जनता के लिए होती है, नागरिकों के लिए होता है और नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि भई चुनाव आयोग को अगर लगता है कि ये शुद्ध नहीं है, तो ये लिस्ट क्यों शुद्ध नहीं है? हाँ, दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि भई जो अनाउंसमेंट किया गया 24 जून को वहाँ पे और वो अचानक अनाउंसमेंट किया गया कि भई अगले दिन से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो इसका भी कुछ अता-पता नहीं है कि अचानक 24 जून को कैसे उन्होंने ये डिसीज़न ले लिया। उसके पहले उन्होंने किससे कंसल्ट किया? उसके पहले उन्होंने राजनीतिक दलों के साथ बात किया कि नहीं किया? क्या राजनीतिक दलों की एक बैठक करके उनको बताया गया कि भई ये खामियाँ हैं वोटर्स लिस्ट में और इसलिए हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं वहाँ पे। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 24 बिल्कुल जून को सर, ऐसा अचानक कुछ नहीं आपने हुआ। ये किया। हुँ। बिल्कुल। उसके बाद जो है जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने कहा कि भई हमने हुँ। बीएलओज़ को बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देंगे। तो ये ट्रेनिंग आपने कब दिया? इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। और 24 जून को आप अनाउंस करते हैं कि 25 जून से ये शुरू होगा और 1 महीने तक चलेगा और आप प्रक्रिया में ये बताते हैं कि बीएलओ जो है वो हर एक घर में जाएगा और 2-2 एनुमरेशन फॉर्म जो है वो वोटर को देगा। एक में पावती देगा, उसमें सिग्नेचर करवा के वो उसको रखने देगा वोटर को और दूसरा अपने साथ जो है वो बीएलओ लेके जाएगा और उसको वो अपलोड करेगा। ये प्रक्रिया थी। तो उस प्रक्रिया के तहत जो है तकरीबन 16 करोड़ एनुमरेशन फॉर्म जो है वो छपना था और हमें आज ये पता है कि वो एनुमरेशन फॉर्म बिहार में नहीं छपी और ये भी पता है कि वो एनुमरेशन फॉर्म जो है वो 2000 मतलब 25 तारीख को 25 जून को जो है उपलब्ध नहीं था। तो ये अचानक जो है वो कैसे छपा, कहाँ छपा वहाँ पे, ये भी बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, एक और सवाल चुनाव आयोग ये कहती रही, खास करके 25 जून के बाद से हर एक दिन वो प्रेस रिलीज़ निकालती रही और ये कहती रही कि भई जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनको हमने सब बता दिया है, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम करें, उन पर दारोमदार है वगैरह-वगैरह। तो उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि भई ये बीएलए होते कौन हैं? क्योंकि ये बूथ लेवल एजेंट जो है अमूमन कैंडिडेट जो है वो अपना अपॉइंट करता है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है, तो उम्मीदवार अपने भरोसेमंद लोगों को वो बूथ लेवल पर लगाते हैं कि भई आप पोलिंग और काउंटिंग जो है हमारे तरफ से आप इसको सुपरवाइज़ कीजिए। और अगले चुनाव में अगर कैंडिडेट बदल जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बूथ लेवल एजेंट वही रह जाए। और बूथ लेवल एजेंट जो है कोई राजनीतिक दल का कोई कर्मचारी नहीं होता है कि उनको आप अपॉइंट कीजिएगा और उनको आप महीने-महीने पैसे दीजिएगा और वो जो है आपके प्रति वफ़ादार रहेगा।
हो सकता है कि वो उम्मीदवार के प्रति वफादार हो सकता है कि वो पार्टी के प्रति वफादार नहीं हो। हाँ, तो ये बूथ लेवल एजेंट्स का जो मामला है वो भी बहुत रहस्यमय है, क्योंकि ये कुछ सालों से ये चुनाव आयोग दबाव बना रही थी राजनीतिक दलों पर कि आप बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट कीजिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है बूथ लेवल एजेंट कैसे अपॉइंट कर रही है, क्यों कर रही है, उसके बारे में बहुत क्लैरिटी किसी को नहीं। लेकिन ये बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं उनका इन्होंने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह चुनाव आयोग ने रखा था, और वो अप्रैल के महीने में शायद दिल्ली में रखा था या देश के अलग अलग राज्यों में रखा था, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स उन्होंने कराए। लेकिन इतना पता है कि उन वर्कशॉप्स में भी उन्होंने एसआईआर का कोई जिक्र नहीं किया। तो बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये पता नहीं था कि भाई एक इस तरह का एक्सरसाइज होने वाला है और उसमें उनको करना क्या है। और वो जो कन्फ्यूजन जमीन पर दिखा, वो हम लोगों को दिखा वो 25 जून से लेके जुलाई के अंत तक, जब बीएलओज जो हैं खुद परेशान होकर घूम रहे थे कि भाई हमारे पास एनुमरेशन फॉर्म नहीं है, हमारे पास बहुत वर्कलोड है, हमें कोई डॉक्यूमेंट दे नहीं रहा है, हम कैसे इसको भरें, कोई भर नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, और हम घर पे तो जा ही नहीं रहे थे। तो प्रक्रिया जो उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया वहाँ पे। इनफैक्ट इतना भी हुआ कि बीएलओ ने खुद भी जो है वो एनुमरेशन फॉर्म भर के दिया, जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है। लेकिन चुनाव आयोग खुद जब उन्होंने देखा कि भाई वो एनुमरेशन फॉर्म भर नहीं रहा है, लोग भर नहीं रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने खुद ओरल इंस्ट्रक्शन, मुंह जबानी बीएलओ को कहा कि भाई आप अपने से भर दो, अपने से भर दो और अपने से भर के जो है फॉर्म जमा कर दो वहाँ पे। उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, और उनको फॉर्म भरते हुए जो है वो लोकल यूट्यूबर्स और दिल्ली से जो यूट्यूबर्स गए बाहर से, वो लोग भी दिखाया, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये दिखाया कि भाई बीएलओज बैठ के वो भर रहे हैं। हाँ, जो गैर कानूनी है लेकिन वो हो रहा है। हाँ, और उसी के बाद जो है कुछ लोगों पर एफआईआर हो गया, कड़ाई हो गई, कुछ लोगों को फिर उन केंद्रों में जाने से रोका जाने लगा वगैरह वगैरह। तो ये भी कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ऐसा चुनाव आयोग ने क्यों किया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ पे। तो ये उनको खुलासा करना चाहिए था। एक और सवाल है कि जो बीएलएज का अपॉइंटमेंट हुआ, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बीएलएज बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा थे। चुनाव आयोग के मुताबिक उनका 53,000 या 57,000 इस तरह का कुछ जो है वो बीएलएस थे वहाँ। अब बूथ लेवल एजेंट जो है कोई पार्टी अगर अपॉइंट करती है, तो वो वहाँ पे अपॉइंट करेगी जहाँ पे उनको जीतने का आसार है, जहाँ पे उनका कोई संगठन है, जहाँ पे वो मजबूत अपने को पाते हैं, तो वहीं पे वो बूथ लेवल एजेंट ये करेंगे। और वो अगर 50 सीट पर लड़ रहे हैं तो वो 243 सीट पर तो बूथ लेवल एजेंट नहीं देंगे कंस्टिट्यूएंसी में, तो वो उन्हीं इने गिने बूथ बूथ में रखेंगे अपने लोगों को जहाँ पे उनको जरूरत है वहाँ पे। और बीजेपी का सबसे ज़्यादा वो 53,000 या 57,000 एजेंट्स थे। अब सवाल ये उठता है कि ये एजेंट्स जो हैं इन्होंने एक शिकायत, ये मैं योगेंद्र यादव जी को कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वो एक शिकायत, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी यही बात का जिक्र किया था कि एक शिकायत घुसपैठियों के बारे में बीजेपी के एजेंट्स ने नहीं डाला सितंबर तक। अब आके कुछ खुलासा हो रहा है कि भाई एक आदमी जो है वो बीजेपी का लेटर हेड यूज करके उन्होंने 80,000 वोटर्स को निकालने के लिए पेशकश कर दी। अब वो लीगल है नहीं है, उसको माना गया नहीं माना गया, इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ढाका कंस्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा का, वहां से उन्होंने वो रिपोर्ट किया वहां। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये बीजेपी के जो प्रोडक्टिविटी है एजेंट्स का वो क्या रहा। ये इसलिए सवाल उठता है क्योंकि चुनाव आयोग जो है दूसरी पार्टियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि भाई उनसे कोई शिकायतें नहीं मिल रही हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। बूथ लेवल एजेंट्स का ये जिम्मेदारी है, बूथ लेवल एजेंट्स जो है अपना काम नहीं कर रही है, इसलिए जो है हमें दिक्कत हो रही है, और ये अपना काम करें तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
तो बूथ लेवल एजेंट्स की क्या प्रोडक्टिविटी है, किसने कितनी शिकायतें की और किस दर्ज पर वो शिकायतें दर्ज हुई वहाँ पे, किस ग्राउंड पर, वो भी हमारे सामने जो है अभी तक बहुत साफ नहीं है। एक आखिरी सवाल जो प्रक्रिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि चुनाव आयोग ने 2003 का जो रिवीजन हुआ था वहाँ पे, उस रिवीजन को एक बेंचमार्क माना और उन्होंने कहा कि भई 2003 के लिस्ट में जो लोग थे, उनको जो है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम मान लेंगे कि ये नागरिक हैं, ये वोटर्स हैं, उसमें कोई फर्जी कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसमें जो नहीं थे या 2023 के बाद जो जुड़े, उनको एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर अपने माता-पिता जो हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। जो कुछ भी शायद नहीं हुआ और उनको आखिर में ये कहा गया कि ठीक है भाई, आप एनुमरेशन फॉर्म भर दीजिए, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और ये इंस्ट्रक्शंस भी जो है मुँह ज़बानी बोला गया और उसको कोई लिखित निर्देश जो है वो नहीं दिया गया वहाँ पे। तो चुनाव आयोग अपनी ही प्रक्रिया को वो फ़ॉलो नहीं किए वहाँ पे। 2003 का वो बेंचमार्क क्यों उन्होंने रखा, किस बेसिस पे रखा, ये उन्होंने सफाई नहीं दी। ये नहीं बताया कि भई 2003 में जो लोग थे वो लोग नागरिक हैं और 2003 के बाद जो लोग जुड़े हैं वो नागरिक नहीं हैं। ये आप कैसे आपने तय किया? किस बेसिस पे आपने तय किया? ये कोई खुलासा उन्होंने अभी तक किया नहीं। इन तो सवालों ये पर सारी आएंगे सर, थोड़ा सा जो है मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि देखिए जो बिहार का एडल्ट पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है, अगर उसको देखा जाए तो बिहार में 8 करोड़ 18 लाख पॉपुलेशन बनती है और अगर जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसका डेटा देखें तो 7 करोड़ 42 लाख के करीब का जो है वोटर हैं बिहार में, जो अभी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आई है। तो इसमें हम देखें कि 70 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनके जो है आप कह सकते हैं कि वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। सर मैं इन लोगों के बारे में जब सोच रहा हूं कि ये लोग कौन हैं बिहार में, क्योंकि ना तो लाखों की संख्या में घुसपैठिए मिले और ना ही बाहरी लोग जिनके नाम जो है गलत तरीके से वहां पर हों, इस तरीके की बात भी नहीं है। और दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि सिर्फ 6,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल जो है खड़े हुए हैं। 6,000 लोगों एक बड़ी संख्या है अगर हम देखें तो। लेकिन ये कौन लोग हैं सर जिनका मताधिकार जो है चुनाव आयोग कह रहा है कि इनका नाम गलत तरीके से था, ये पलायन कर गए? क्योंकि बहुत सारे जो कारण बताए गए कि किस तरीके से नाम काटा गया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के लिए, उसके बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट आया तो ब्रेकअप नहीं दिया गया है। बहुत सारी चीजों का ब्रेकअप नहीं दिया है चुनाव आयोग ने। जैसे मैं बता दूं कि जेंडर रेशियो उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने ऑब्जेक्शंस नहीं बताए हैं कि कितने ऑब्जेक्शंस मिले और कितने उन्होंने स्वीकार किए। उन्होंने ये डिटेल फिगर नहीं दिया है कंस्टिट्यूंसी वाइज जो डिलीशन हुआ है, डेथ यानी कि मौत, डुप्लीकेशन यानी कि नाम 2 बार 3 बार हो गया है, पलायन और इंसिडेंटली किनका नाम जो है एक तरीके से डिलीट हुआ है। ये सब ब्रेकअप नहीं दिया है चुनाव आयोग। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि 15 लोग भी अगर आ जाएं हमारे सामने और आप बता दें तो हम जो इसको एसआईआर को यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को गलत ठहरा देंगे, खारिज कर देंगे, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? इसमें देखिए 2 चीज़ें बहुत साफ हैं। एक तो चुनाव आयोग ने जो जारी किया है इलेक्टर इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो नहीं बताया, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी डिटेल्स जो हैं उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो फॉर्मेट उनके पास उपलब्ध है और 2009 से लेकर 2025 तक वो लगातार उसी फॉर्मेट में डिटेल्स देते रहे कि भाई हर एक कंस्टिट्यूएंसी में हर एक बूथ पर कितनी महिलाओं को काटा गया, कितने लोग ऐड किए गए, कितने लोग किस उम्र वाले हैं, वो 18 साल के हैं या 20 साल के हैं, 25 साल के हैं या 80 साल के हैं। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई जब वो फॉर्म 6 की बात आई कि भाई अगर आप ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम आपका नहीं है और आप फिर से आप जोड़ना चाहते हैं उसको, तो आपको फॉर्म 6 फिल अप करना पड़ेगा और फॉर्म 6 हम लोग जानते हैं कि वो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए होता है।
तो वो फर्स्ट टाइम वोटर जो है उनकी उम्र 18 से 20-22 यही होता है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे 80 साल के लोग भी जो हैं, 75 साल, 80 साल, 85 साल के लोग भी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो अपना फॉर्म 6 फाइल कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये लोग कौन लोग हैं? उनका नाम जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया और उसके लिए वो उसके बाद फिर जुड़ने के लिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत साफ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्टर जो है वो 18 साल के ऊपर के उम्र के सारे लोग जो नागरिक हैं उनको ये वोटाधिकार है, वोट देने का अधिकार है। तो आइडियल जो सबसे शुद्ध आपको वोटर्स लिस्ट होगा तो उसपे 100% इस तरह के नागरिक जो हैं उनका नाम होना चाहिए। तो आपने जैसा कहा कि 8 करोड़ 18 लाख एडल्ट पॉपुलेशन है और ये सरकारी आंकड़ा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा ये है। प्रोजेक्शन है सर। और हाँ, क्योंकि अ, जनगणना तो वही नहीं है, प्रोजेक्शन है ये। जनगणना नहीं, लेकिन फैमिली हुँ। हेल्थ सर्वे होता है जी, और जी। फैमिली जी, हेल्थ जी। सर्वे में जो है वो एडल्ट हुँ। पॉपुलेशन की गिनती होती है। तो ओके, ये ओके। फैमिली हेल्थ सर्वे में हुँ, एडल्ट पॉपुलेशन जो है बिहार का वो हुँ, 8 करोड़ 18 लाख जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है। हाँ, हुँ, और उसको हम मानते हैं कि वो ऑफिशियल है तो वो सही होगा। हाँ, हुँ, तो वो 8.18 1 पे 8 करोड़ 8 करोड़ 18 लाख जो था, उतने लोग भी आपके जून वाले लिस्ट में या जनवरी वाले लिस्ट में नहीं थे। जून में आपके पास जो है 8.79 8 करोड़ 79 लाख ही वोटर थे और तकरीबन 29-30 लाख वोटर उसके बाहर थे। और जब आपने 1 महीने का एसआईआर चलाया और एसआईआर के बाद आपने लिस्ट को शुद्ध किया और शुद्ध हुँ, करने के बाद जो है आपने कहा कि हमने 65 लाख लोगों को निकाल दिया है और हुँ, अब जो है वोटर्स लिस्ट में हमारा 7 करोड़ 24 ही लाख लोग रह गए हैं। हुँ, 7 करोड़ 24 लाख। तो हुँ, जून में आपका 97% एडल्ट पॉपुलेशन 18 साल के ऊपर वाले वो वोटर्स लिस्ट में थे हुँ, और आपने अगस्त में जब आपने ड्राफ्ट लिस्ट निकाला तो उस समय हुँ, 97% से कम होके वो 88% हो गया। हाँ, और उसके बाद जो है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का दौर आया जो सितंबर तक अपना चला वो, और 30 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट इन्होंने जारी किया उसमें उसको बढ़ा के 7 करोड़ 42 लाख उन्होंने बताया कि 7 हुँ, करोड़ 42 लाख वोटर्स जो हैं वो हमारे लिस्ट में हैं और वो वोटर्स हैं। हाँ, तो 7.79 लाख जून में, 7.24 करोड़, आई एम सॉरी, 7.24 करोड़ अगस्त में, और हुँ, 7.42 करोड़ जो है, 7 करोड़ 42 लाख, आई एम सॉरी, वो हाँ। जो है आपका फाइनल लिस्ट में जो है वो नाम आया। हुँ, तो इस तरीके से अगर देखिए तो जो इलेक्टर है उसका करीब 76 लाख लोग जो हैं वो हट गए। वो 76 लाख लोग नहीं, हुँ, 29-30 लाख जून में नहीं थे, अब जो है वो बढ़ के 76 लाख हो गया है। हुँ, चुनाव आयोग कहती है कि हमने 46 लाख 47 लाख नाम हमने काटे हैं वहाँ पे। वो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो 7.89 से वो 47 लाख गिन रहे हैं कि 7.89 लाख करोड़ वोटर्स जो हैं हमारे थे, 7 करोड़ 79 लाख, वहाँ से हमने काट के 7.42 लाख करोड़ में हम ले आए हैं। इसलिए 47 लाख लोगों का नाम कटा है। हुँ, और उसमें भी तुर्रा ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई जब 65 लाख का उन्होंने आंकड़ा दिया था तो उसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था कि 22 लाख लोग उसमें से मृत हैं, मर हुँ, गए हैं। और ये सवाल उठा था कि भाई जनवरी से जून तक 22 लाख लोग मर गए, ये कुछ गले से उतरता नहीं है, ये किस बेसिस पे वो कह रहे हैं? उनको कोई एप्लीकेशन मिला है या वेरीफाई किया है या बीएलओ ने जाके देखा है या डेथ सर्टिफिकेट उनको मिला है? उतने डेथ सर्टिफिकेट्स बिहार में इशू किए गए कि नहीं किए गए? इस तमाम सवाल जो है उस समय उठने लगे। हाँ, फिर जो है इस बार जैसा आपने कहा कि भाई घुसपैठिए कितने हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। दीपंकर कह रहे हैं कि 6,000 लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे है, क्या है वहाँ पे, और कितने लोग माइग्रेट किए। किसी को पता नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है किस राज्य से